Hello friends, welcome back. Today we are with another video. In this video we are gonna discuss about design of cantilever retaining wall in detail. So first of all आपको समझना है कि रिटेनिंग वॉल है क्या चीज़, कहाँ पे यूज़ करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे वीडियो की लिंक मिलेगी जिसमें हमने इन्फॉर्मेशन दिया है कम्प्लीटली रिटेनिंग वॉल क्या है और उसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो वो वीडियो देखिए और उसके बाद इस वीडियो को आप अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, रिटेनिंग वॉल की जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, कुछ चीज़ों को कंसिडर करते हुए उसकी डिजाइनिंग करते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं तो उसके लोड को हम ध्यान पे रखते हैं, ठीक है, कि वो किन चीज से फेल होता है, ठीक है। उसी के अगेंस्ट फिर हम डिजाइन करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में फेल इन द फॉलोइंग वेज। एक तो ओवर टर्निंग की वजह से रिटेनिंग वॉल, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल फेल होता है। सेकेंडली स्लाइडिंग की वजह से, और थर्डली फेलियर ऑफ द अंडर सॉइल। ओवर टर्निंग का मतलब हुआ जब रिटेनिंग वॉल के पीछे जो बैक फिल होता है, उस बैक फिल के प्रेशर की वजह से वो उठ जाता है, ठीक है, वो स्लैब उठ के मुड़ जाता है, ठीक है। एक सेकेंडली स्लाइडिंग, बैक फिल की वजह से उसको आगे धक्का मिलता है तो वो आगे से अपनी जगह से सरक जाता है, आगे की तरफ मूव हो जाता है, ठीक है। थर्डली रिटेनिंग वॉल के नीचे जो भी सॉइल है, अगर उस सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कम है तो वो सॉइल क्या हो जाएगा, नीचे की तरह घिस जाएगा, दब जाएगा, उससे रिटेनिंग वॉल फेल हो सकते हैं। सो डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि रिटेनिंग वॉल का इस फिगर को समझेंगे कि कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज है, तो इस फिगर को समझेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो देखो ये मेरी रिटेनिंग वॉल है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है। अब कैंटिलीवर इसको क्यों बोलते हैं तो आपको वो समझना है। देखो यहाँ पे कैंटिलीवर किसको बोलते हैं, जिसका एक साइड फिक्स होगा, दूसरे साइड से वो फ्री होगा। इस पार्ट को देखिए, यहाँ पे जो टो, हील और ये स्टेम, इन तीनों का जो एक साइड है वो यहाँ पे फिक्स है, दूसरे साइड से फ्री है, तो ये कैंटिलीवर की तरह एक्ट कर रहा है। वो वीडियो जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक जिसकी दी है वहाँ पे डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। इसको हम स्टेम बोलते हैं, ठीक है, इस पूरे को हम स्टेम बोलते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक टॉप तक जो हाइट है वो स्टेम की हाइट हो गई। और इस वाले साइड को जो लेफ्ट साइड में है, स्लैब का बेस का जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं टो स्लैब। और इस साइड को हम बोलते हैं, जो राइट साइड में, इसको बोलते हैं हील, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी हाइट हुई इस मेरी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की, यहाँ से लेके टॉप तक। और ये हुई क्या, हाइट ऑफ फाउंडेशन इसको बोलते हैं, स्लैब की हाइट, ठीक है। और ये हुई कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के स्टेम की हाइट, ठीक है। और ये जो है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जब हम रिटेनिंग वॉल में टॉप से नीचे की तरफ जाते हैं, उसका यूनिट वेट गामा क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बॉटम में प्रेशर ज़्यादा होगा। तो बॉटम में कितना प्रेशर है, इतना प्रेशर है, तो वो ज़्यादा प्रेशर कहीं से दिखाएंगे, इस रेक्टेंगल की वजह से। यहाँ पे 0 होगा प्रेशर, फिर नीचे की तरह इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉटम में के गामा एच होता है। के क्या होता है, एक्टिव एयर प्रेशर, गामा यूनिट वेट, एच टोटल हाइट, ठीक है। आपको एक लिंक और मिलेगी, रेनकाइन्स एर्थ प्रेशर थ्योरी, वहां पे आप देख लेना कि क्या हुआ, एक्टिव एर्थ प्रेशर, पैसिव एर्थ प्रेशर क्या हुआ, वो समझाया हुआ है अच्छे से, ठीक है। अब ये कैंटिलीवर जो रिटेनिंग वॉल है, ये रिटेनिंग वॉल बैक फिल को क्या करता है, रिटेन करता है। अब बैक फिल इसमें प्रेशर अप्लाई करता है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं लेटरल एर्थ प्रेशर, ठीक है। उस वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की भी लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से उस वीडियो को भी देख लेना, आपको समझ आएगा लेटरल एर्थ प्रेशर है क्या चीज। अब लेटरल एर्थ प्रेशर क्या करेगा, इस बैक फिल का जो भी मलबा है वो इस रिटेनिंग वॉल पे प्रेशर अप्लाई करेगा, जो यहाँ पे एरो से दिखाया है, इस तरह प्रेशर अप्लाई करेगा। अब पूरे इस प्रेशर का एक ये क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट प्रेशर होगा। वो रिजल्टेंट प्रेशर मीन्स जो टोटल प्रेशर होगा, जो वो होगा यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने दिखाया है यहाँ पे। और ये जो प्रेशर जो एक्ट हो रहा है, ये बेस से h/3 पे एक्ट हो रहा है, ठीक है, जो कंसंट्रेटेड प्रेशर होगा, रिजल्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये इस फिगर को आप समझ गए आई होप। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं डिजाइन के बारे में। देखो डिजाइनिंग हम करते हैं एक तो ओवर टर्निंग को रोकने के लिए। ओवर टर्निंग को रोकने के लिए तो ओवर टर्निंग है क्या चीज, देखो यहाँ पे पढ़िए आप, रिटेनिंग वॉल इज सब्जेक्टेड टू ओवर टर्निंग मोमेंट अंडर द एक्शन ऑफ लेटरल फोर्स ड्यू टू लेटरल अर्थ प्रेशर। देखो यहाँ पे बैक फिल है, वो बैक फिल क्या करेगा, इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा। उस प्रेशर को हम LEP बोलते हैं, लेटरल अर्थ प्रेशर, ठीक है। तो ये प्रेशर जब अप्लाई करेगा, इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये रिटेनिंग वॉल जो है इस तरह मुड़ने लगेगा। मतलब ये जो इसका स्लैब, ये जो इसका हील है, ये हील इस तरह ऊपर की तरह उठ जाएगा, ठीक है। तो ये आगे गिर जाएगा, ठीक है। तो अब इस पूरे LEP का जो पूरा प्रेशर है, रिजल्टेंट प्रेशर, वो कहीं पे एक्ट करेगा। वो कहाँ पे एक्ट करेगा, अभी मैंने बताया, वो एक्ट
करेगा वो एक्ट करेगा h/3 पे, ठीक है, बेस से h/3 पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या होता है, बेस से h/3 पे ये प्रेशर एक्ट करता है, उस प्रेशर की वजह से इस डिस्टेंस तक h/3 डिस्टेंस तक प्रेशर इनटू वो डिस्टेंस क्या हुआ, मोमेंट। कैसे हो गया, देखो यहाँ पे आप समझिए, ये मेरा रिटेनिंग वॉल है, इस पे प्रेशर एक्ट कर रहा है PAH, ये कौन सा रिजल्टेंट प्रेशर हुआ, और डिस्टेंस कितना है यहाँ से h/3। ये प्रेशर इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट होता है PAH इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस h/3। तो यहाँ पे आप समझिए इस पॉइंट को, द लेटरल अर्थ प्रेशर ट्राइज टू ओवरटर्न द वॉल अबाउट द टो एंड से क्या करेगा, इसको उठाएगा, ठीक है, सारी हील से उठाएगा, यहाँ पे गलती हुई तो हील से उठाएगा, ठीक है, टो आगे वाला है, हील पीछे वाला है, तो ये हील इसका उठ जाएगा, ठीक है। अब जो मोमेंट ऑफ ओवरटर्निंग क्रिएट होगा ड्यू टू लेटरल एयर प्रेशर, वो मोमेंट ऑफ ओवरटर्निंग कितना क्रिएट होगा, वो होगा PAH होता है रिजल्टेंट प्रेशर, ठीक है। कितने हाइट पे ये एक्ट कर रहा है, h/3, अभी मैंने समझाया फिगर पे, ठीक है। अब यहाँ पे PAH जो होता है, वो PAH कितना होता है, वो PH मैंने आपको फिगर में समझाया प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन में, वो PAH होता है हाफ ऑफ K गामा H। देखो ये कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट प्रेशर निकालेंगे हम इस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के एरिया से। वो एरिया कितना होगा इस रेक्टेंगल का, हाफ, बेस कितना है K गामा H इंटू H इंटू पूरा हाइट इसका, वो H है, तो यहाँ पे मैंने h² लिखा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा आएगा, जो पूरा प्रेशर आएगा P आएगा हाफ बेस इंटू K गामा H इंटू H, वो हो गया यहाँ पे h², ठीक है। तो यहीं पे इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मोमेंट PAH इंटू h/3। अब PH का वैल्यू क्या होता है, हाफ ऑफ K गामा H इंटू H, फिर मल्टीप्लाई में मैंने ये h/3 किया यहाँ पे। आप इसको अच्छे से समझना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जो पूरा का पूरा मोमेंट हुआ m0, वो मोमेंट कितना आएगा, बराबर आएगा KA गामा H क्यूब अपॉन 6। इस इक्वेशन को आप याद रखना। ये कौन सा मोमेंट है, ये वो मोमेंट है जो मेरे कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को ओवरटर्न करता है, फेल करने की कोशिश करता है। अब हमें इस मोमेंट को m0 मोमेंट को, इस मोमेंट को रोकने के लिए एक ऐसा मोमेंट प्रोवाइड करना है, क्रिएट करना है जो इसको अपोज करे, ठीक है। वो हमारा कौन सा होगा, रेजिस्टिंग मोमेंट MR। ये कौन सा हुआ, मोमेंट ऑफ ओवरटर्निंग, ये ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा। अब आप यहाँ पे समझे, टू अवॉइड मोमेंट ऑफ ओवरटर्निंग और रेजिस्ट ओवरटर्निंग को रोकने के लिए वी नीड बैकअप मोमेंट हो गया जो m0 को रोकेगा, अपोज करेगा। एंड दैट इज प्रोवाइडेड बाय वेट ऑफ बैकफिल के वजन से, जो भी मलबा रिटेनिंग वॉल के ऊपर होगा उसके वजन से, सरचार्ज, सेल्फ वेट ऑफ रिटेनिंग वॉल। देखो ये मेरा रिटेनिंग वॉल हो गया, ठीक है। इस रिटेनिंग वॉल के पीछे सारा मलबा होगा, वो मलबा इस स्लैब, इस हील के ऊपर होगा, तो ये क्या करेगा, m0 को अपोज करेगा, m0 इसको इस तरह मूव करेगा आगे की तरह, मतलब इस स्लैब के हील को ऊपर की तरह उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो वेट है बैकफिल का, ये नीचे की तरह इसको पुल ये धक्का देगा। सेकेंडली जो सरचार्ज होगा रिटेनिंग वॉल के हाइट के ऊपर से, इस सिस्टम के हाइट के ऊपर जो भी मिट्टी होगा उसको बोलते हैं सरचार्ज, उसकी वजह से इसको नीचे की तरफ पुश मिलेगा। और थर्डली इसका खुद का जो वेट है, वो वेट की वजह से इसको नीचे पुश मिलेगा, तो ये ऊपर उठने की कोशिश नहीं करेगा, जिससे m0 क्या होगा, रेजिस्ट होगा, m0 हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। m0 कम हो गया तो हमारी रिटेनिंग वॉल जो है वो स्टेबल बनेगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें MR कौन देता है, MR इज प्रोवाइडेड बाय वेट। अगर सिग्मा W मेरा वेट ऑफ बैकफिल, सिग्मा W है वेट ऑफ बैकफिल, सरचार्ज एंड सेल्फ वेट, ठीक है। इन तीनों का जो वेट है वो सिग्मा W है, और x बार जो है मेरा डिस्टेंस है, कहाँ से, रिजल्टेंट वर्टिकल लोड से का डिस्टेंस है, ठीक है। ये मैं आपको फिगर में समझाऊंगा। देखो ये मेरा कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल हो गया, ठीक है। यहाँ पे सरचार्ज भी है, बैकफिल भी है, इनका जो वेट है वो अलग अलग होगा। सपोज मेरा वेट ऑफ मलबा है, बैकफिल है, वो W1, इसका सेल्फ वेट जो है इस रिटेनिंग वॉल का वो W2 है, और सरचार्ज का जो रिटेनिंग वॉल जो वेट है वो W3। इन तीनों W1, W2, W3 का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं पे एक्ट करेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक्ट किया सिग्मा W, ठीक है। तो इस सिग्मा W का जो डिस्टेंस है टो से, यहाँ से वो डिस्टेंस
एक्स बार है, ठीक है, यही बोल रहा है। अब ये वर्टिकल लोड है, वर्टिकल लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। सो मोमेंट ऑफ आर एम आर इज प्रोडक्ट ऑफ वर्टिकल लोड, कौन सा लोड, ये 3 लोड इनटू डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल में आपको लिखा हुआ है सिग्मा डब्ल्यू इज वेट ऑफ सरचार्ज बैकफिल एंड सेल्फ वेट ऑफ रिटेनिंग वॉल, x bar is position of the resultant vertical load sigma w from toe n, toe n से इनका डिस्टेंस है, toe n से resultant vertical load का डिस्टेंस toe n से, ठीक है, समझ गए इतना। अब यहाँ पे आए एज पर आइस 456/2000 टू अवॉइड ओवरटर्निंग को रोकने के लिए हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होना चाहिए हमारा mr वो होना चाहिए 1.4 टाइम्स मोमेंट ऑफ ओवरटर्निंग, इसके बराबर या इसके ग्रेटर होना चाहिए, 1.4 टाइम्स एम नॉट के कम नहीं होना चाहिए। मतलब आल्सो एज पर कोड टेक एम आर इक्वल टू 0.9 mr, मतलब एम आर को हमें 0.9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जितना भी हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 से, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, वो होगा 0.9 mr मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ ओवरटर्निंग। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, वो है हमारा 1.4 से कम नहीं लेना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो ग्रेटर और इक्वल टू बन गया, तो यहाँ पे 1.4 ग्रेटर और इक्वल टू 0.9 mr के बदले हम रखेंगे ये, क्योंकि mr होता है प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ बैकफिल सरचार्ज एंड सेल्फ वेट ऑफ रिटेनिंग वॉल इनटू x बार डिवाइडेड बाय m नॉट हुआ मोमेंट ऑफ ओवरटर्निंग जो हमने पढ़ा है KA गामा h3/6, ठीक है। तो उसके बाद ये इक्वेशन आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सिग्मा डब्ल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, वेट ऑफ सरचार्ज बैकफिल वो सारा करके फिर डिस्टेंस भी आप वहाँ से निकालेंगे कितना है, उसके बाद आपका सारा का सारा डिजाइन होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखना है। अब ये था हमारा ओवरटर्निंग से कैसे हम अपने रिटेनिंग वॉल को रोकें, ठीक है। तो ये था डिजाइन टू अवॉइड ओवरटर्निंग। अब सेकेंडली हम बात करेंगे यहाँ पे डिजाइन टू अवॉइड स्लाइडिंग को कैसे रोकें। टू अवॉइड स्लाइडिंग, देखो स्लाइडिंग कैसे होता है, द लेटरल अर्थ प्रेशर LEP लेटरल अर्थ प्रेशर ट्राइज टू स्लाइड द रिटेनिंग वॉल अवे फ्रॉम द बैकफिल। देखो जो मेरा रिटेनिंग वॉल है ना, उसको बैकफिल क्या करता है, वो बैकफिल धक्का देता है। देखो ये मेरी रिटेनिंग वॉल है, यहाँ पे बैकफिल है, तो ये बैकफिल इसको आगे की तरफ धक्का देगा, तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, अपनी पोजीशन से सरक जाएगा, आगे की तरफ मूव होगा, जिससे फेलियर हो सकता है। तो दिस इज अपोजिट बाई, अब इस स्लाइडिंग को कौन अपोज करेगा, अपोजिट बाई फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड बिटवीन बेस स्लैब एंड सॉइल। हमारा जो रिटेनिंग वॉल है उसका जो बेस है वो कंटैक्ट में है, किसके साथ, सॉइल के कंटैक्ट में है। तो उस सॉइल और स्लैब के जो सरफेस के बीच में जो फ्रैक्शन डेवलप होगा वो फ्रैक्शन रोकेगा स्लाइडिंग को, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कंक्रीट एंड सॉइल, अगर म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कंक्रीट मीन्स हमारा रिटेनिंग वॉल का जो स्लैब है उसका जो बॉटम है वो कंक्रीट का बना होगा, पूरा स्लैब का कंक्रीट का बना है, तो जो कंक्रीट और सॉइल के बीच में जो फ्रिक्शन है उसका कोएफिशिएंट म्यू है, देन द फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्टिंग द स्लाइडिंग इज गिवन बाय। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा जो हमारे स्लाइडिंग को रोकेगा वो FR होगा, ये हो गया FR फ्रिक्शनल फोर्स, वो बराबर होगा म्यू इंटू W क्या है, वेट ऑफ, जो मैंने बोला है सम ऑफ वेट ऑफ बैकफिल सरचार्ज एंड रिटेनिंग वॉल। तो ये बचाएगा, ये हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये रोकेगा स्लाइडिंग को। अच्छा, द फोर्स विच काज स्लाइडिंग इज PH। एक बात ये आ रही है यहाँ पे, देखो जो फोर्स इसको स्लाइड करेगा वो कौन सा फोर्स है, PH हो गया लेटरल अर्थ प्रेशर, ये धक्का देगा तो ये आगे स्लाइड होगा, तो ये फोर्स क्या करता है, इसको स्लाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन FR उस स्लाइडिंग को अपोज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे आगे हम, देखो FS क्या हुआ, फोर्स जो स्लाइडिंग क्रिएट करता है मींस PAH, और वो PAH हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, वो KA गामा H²/2A। ये PH कौन सा PH हुआ, ये रिजल्टेंट फोर्स हुआ, ठीक है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है रेशियो ऑफ रेजिस्टिंग अपॉन रेशियो ऑफ जो फोर्स रेसिस्ट करेगा स्लाइडिंग को, और दूसरा फोर्स जो उस स्लाइडिंग को क्या करता है, क्रिएट करता है। तो जो
हमारा फ्रिक्शन को रोकता है, जो फोर्स वो फ्रिक्शनल फोर्स हुआ वो है प्रोडक्ट ऑफ म्यू इंटू समेशन ऑफ डब्ल्यू डिवाइड बाई एफ एस हुआ जो फोर्स स्लाइडिंग को क्रिएट करता है, वो कौन सा है हमारा लेटरल अर्थ प्रेशर है, ठीक, कौन सा रेजल्टेंट लेटरल अर्थ प्रेशर PAH। अब एस पर आइस कोड 2000 फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लेंगे 1.4 या उससे ग्रेटर, उससे कम नहीं। तो फ्रिक्शन FR अपॉन FS हुआ या हमारा हुआ FS फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा होता है रेशियो ऑफ FS अपॉन FR अपॉन FS, वो होना चाहिए 1.4 और ग्रेटर, ठीक है। अब एस पर कोड हम क्या करते हैं, जो रोकता है स्लाइडिंग को, फ्रिक्शनल फोर्स ये स्लाइडिंग को रोकेगा, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.9 से, ठीक है। जो भी हमारा FR निकलेगा उसको 0.9 से मल्टीप्लाई करो, फिर वही हमारा आगे क्या होगा, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो इसके बराबर, उसके बाद यहाँ पे 0.9 FR के बदले मैंने ये लिखा क्योंकि म्यू इंटू समेशन ऑफ डब्ल्यू होता है डिवाइड बाई PAH का वैल्यू आप चाहें तो ये ऊपर में जो है ये रख सकते हैं, उसको ग्रेटर और इक्वल आप रखेंगे 1.4, इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे। तो यही जो है मेरा सारा निचोड़ है जो हमारा स्लाइडिंग को रोकता है, ठीक है। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट हमारा स्लाइडिंग कम्स टू बी लेस देन 1.4, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा 1.4 से कम होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इस चीज को यहां से सिग्मा का वैल्यू निकालेंगे, सॉरी म्यू का, फिर समेशन डब्ल्यू का वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका वैल्यू निकालेंगे। फिर जब इसको कैलकुलेट करेंगे अगर 1.4 से कम आया तो फेलियर आ जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, इफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग कम्स टू बी लेस देन 1.4 देन ए शेयर की में बी प्रोवाइडेड इज शोन इन द फिगर, फिर हमें शेयर की देना है। तो शेयर की क्या होता है समझिए, ये मेरा क्या है पूरा रिटेनिंग वॉल है, इसका ये नीचे वाला बेस है, तो बेस के नीचे हम कुछ एक्स्ट्रा क्या करते हैं, एक शेयर की तरह एज ए शेयर की हम एक्स्ट्रा एक स्ट्रक्चर देते हैं जो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हमारा शेयर की हो गया। अब शेयर की क्या करेगा, देखो जब ये इसको पीछे से PAH मिलेगा, लेटरल अर्थ प्रेशर मिलेगा, ये आगे की तरफ स्लाइड होगा, लेकिन यहाँ से एक एक्टिव प्रेशर होता है जनरेट जो इसको अपोज कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इस शेयर की के साथ जो सॉइल कांटेक्ट में उसके साथ क्या आएगा, उन दोनों के सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा, वो अपोज करेगा। देखो यहाँ पे आप पढ़िए, दिस शेयर की प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्लाइडिंग, आल्सो द पैसिव अर्थ प्रेशर PA डेवलप ऑन शेयर की प्रोवाइड्स एडिशनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्लाइडिंग। तो ये शेयर की क्या देता है, कहने का मतलब ये एडिशनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्लाइडिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, फेलियर ऑफ द अंडर सॉइल। रिटेनिंग वॉल के नीचे जो मिट्टी है ना, उसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर अच्छी खासी नहीं होगी वो सॉइल नीचे दब जाएगी, फिर हमारा जो रिटेनिंग वॉल होगा वो फेल होगा। तो इसलिए यहाँ पे आप पढ़िए इसको, द बेस विड्थ ऑफ रिटेनिंग वॉल इज डिजाइन इट इन सच वे दैट द मैक्सिमम प्रेशर ऑन द अंडर सॉइल काज ड्यू टू द लोड डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट नॉट एक्सीड द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो हमें प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे रखना है, यहाँ पे टो पे मैक्सिमम प्रेशर होना चाहिए, यहाँ पे हील पे मिनिमम प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। अगर बियरिंग कैपेसिटी जो हमारे रिटेनिंग वॉल के नीचे जो भी मिट्टी है, अगर उसकी बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम होगी तो मसला क्रिएट होगा, ये दब जाएगी सॉइल इसके वजन की वजह से। तो हम जब डिजाइन करेंगे हम रिटेनिंग वॉल को, तो हमें इस चीज को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन करना कि कहीं सॉइल नीचे दब न जाए, ठीक है। तो उसके लिए जो मेरा मिनिमम प्रेशर यहाँ पे जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो P मैक्स यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर होना चाहिए टो के पास, और हील के पास मिनिमम प्रेशर होना चाहिए। मैक्सिमम प्रेशर कितना होना चाहिए, सिग्मा डब्ल्यू अपॉन पी, बी हो गया पूरे इसका स्लेब का जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो बी हो गया, ठीक है, इंटू 1 + 6 ई हुआ इसेंट्रिसिटी डिवाइड बाई बी, और पी मिनिमम सिग्मा डब्ल्यू बी इंटू 1 - 6 ई अपॉन बी, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द मैक्सिमम प्रेशर एट द बेस शुड नॉट बी लेस देन द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मैक्सिमम प्रेशर जो हमारा वो सेफ बियरिंग कैपेसिटी से कम होना चाहिए। अगर सॉइल की सेफ बियरिंग कैपेसिटी से मैक्सिमम प्रेशर एक्सीड कर गया तो क्या होगा, मसला वो घिस जाएगी। देखो यहाँ पे आपको पता है क्यों हम मैक्सिमम रखते हैं, यहाँ पे इसलिए मैक्सिमम रखते हैं, देखो यहाँ पे ज्यादा वजन होगा क्योंकि यहाँ पे बैकफिल होगा तो वजन बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मिनिमम प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे
मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। यहाँ पे कोई हमें टेंशन नहीं है बैकफिल का, क्योंकि ये तो ओपन रहता है, यहाँ पे बैकफिल होता है। तो यहाँ पे आप थिकनेस अगर बढ़ाएंगे, स्लैब की कंक्रीट की थिकनेस बढ़ाएंगे, तो उसका वजन जब ज़्यादा होगा तो उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा लोड मत है, यहाँ पे बैकफिल है। तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें थिकनेस को क्या करना है, जहन में रखते हुए कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है द मिनिमम प्रेशर दैट इज पी मिन शुड नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ई यहाँ पे क्या हुआ, ई हुआ इसेंट्रिसिटी ऑफ रिजल्टेंट लोड, जो मैंने आपको बताया। बी हुआ बेस विड्थ। सो गाइस, आई होप आपको डिजाइन के बारे में समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया ना, इस वीडियो को लाइक करना जरूर। अगर कुछ भी समझ नहीं आया, अगर कहीं कंफ्यूजन रह गया, कमेंट में बता देना, समझा देंगे, ठीक है। नया वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है, उसमें अच्छे से समझाएंगे जो आपका कंफ्यूजन रहेगा। और अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन यू टेक केयर।